हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीडीपी के हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक कल क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते चलिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला कह रहा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अगला कह रहा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्या हो जाएगा आंसर, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। तो चलिए समझते हैं क्या दिया जाता है। पहला कह रहा बच्चों को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। अगला कह रहा है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। अब चलिए मतलब जो इसका लास्ट ऑप्शन है वो समझते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए क्या करना चाहिए, छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। अगला कह रहा है कि उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। अगला कह रहा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। अगला ऑप्शन कह रहा है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अध्ययन में चित्त वृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना, मतलब कि अध्ययन में रुचि न लेना है। ठीक है, अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो फिर शिक्षक को अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। यानी बच्चा का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी हिसाब से क्या करना है, आपको पढ़ाना है। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री के मतलब कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चे को क्या होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, इसका भी ध्यान देना है और उन्हीं को क्या करना है, अपनाना भी है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यानी बच्चा तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसकी कौन सी एज होती है। पहला कह रहा है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, दूसरा कह रहा है औपचारिक अवस्था, तीसरा कह रहा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, चौथा कह रहा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो हमारे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। और आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो ये होती है हमारे 7 से लेके 11 वर्ष तक की होती है। कहाँ से कहाँ तक की होती है, 7 से लेके 11 वर्ष तक की होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
तीसरे चरण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक क्या करता है, किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित आदि गुणों का क्या होता है, विकास होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है था। तो किसके द्वारा पहचाना गया था? पहला कह रहा है कोलबर्ग के द्वारा, दूसरा कह रहा है एरिक्सन के द्वारा, तीसरा कह रहा है स्किनर के द्वारा, चौथा कह रहा है पियाजे के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो किसके द्वारा पहचाना गया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पियाजे द्वारा। किसके द्वारा पहचाना गया था? पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, जिससे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता। अब ये 4 स्तर कौन कौन से थे? तो इन्होंने कहा था संवेदी गतिकावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और क्या कहा था? और कहा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो हमारे संवेदी गतिक अवस्था होती है ये होती है हमारे 0 से लेकर 2 साल तक की। इसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। इसके बाद जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है हमारी 7 से लेकर 11 साल तक की। इसके बाद जो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वो होती है हमारी 11 से लेकर 15 साल तक की। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें अध्यापकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक के रूप में, या फिर अग्रसक्रिय, या फिर संवेदनात्मक, या फिर उदासीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अग्रसक्रिय। क्या हो जाएगा? अग्रसक्रिय हो जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्रसक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ परामर्श की भी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला कह रहा है खेल के मैदान में, दूसरा कह रहा है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा कह रहा है ऑडिटोरियम में, अगला कह रहा है गृह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा में हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है, जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन खाली जगह दी गई है। फिर कह रहा है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला कह रहा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा कह रहा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अगला कह रहा है कक्षा में पूर्ण निरस्तता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर क्या होता है, शिक्षक और छात्र वार्तालाप होता था, छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है। अगर छात्र क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दे पा रहा है, जो टीचर मतलब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि छात्र को मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तभी वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है तो क्या है? पहला कह रहा है
श्याम पट्ट का प्रयोग, दूसरा कह रहा है चर्चा करना, तीसरा कह रहा है कहानी कहना, चौथा कह रहा है प्रश्न पूछना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा उचित क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना हो जाएगा। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछे। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें मतलब छात्र को पहले से आती हों, ठीक, उन्हें से क्या करें, प्रश्न पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल का होना क्या है, अनिवार्य है। यानी प्रश्न पूछने के तरीके मतलब शिक्षक को पता होना चाहिए कि बच्चे से हमें किस तरीके से प्रश्न पूछना है, ठीक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा कह रहा है ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा कह रहा है यह समय बिताने में सहायक होगा। अगला क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिए, अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो ये आपको बताना है कि क्यों उचित है, ठीक है। पहला कह रहा है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा कह रहा है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा कह रहा है यह समय बिताने में सहायक होगा, अगला कह रहा है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का क्या करेगा, विकास करेगा। विद्यार्थियों द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास क्या होता है, संतुलित रूप से होता है, तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व करने की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवार एक साधन है। तो परिवार एक कैसा साधन है। पहला कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा कह रहा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा कह रहा है गैर औपचारिक शिक्षा का, अगला कह रहा है दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक कैसा साधन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय होता है तथा माता पिता को ही बालक का क्या कहा जाता है, प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इनसे प्राप्त ज्ञान कैसा होता है, अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास होता है। एक हमारा अनौपचारिक होता है, एक होता है औपचारिक होता है। जो अनौपचारिक होता है ये ज्ञान हमारा क्या होता है, मतलब कि इसका कोई टाइम फिक्स्ड नहीं होता है और ये हमेशा हमारा चलता रहता है। जो औपचारिक ज्ञान होता है इसका एक टाइम फिक्स्ड होता है। जो लोग मतलब जो आप लोग स्कूल जाते हो तो इसका टाइम फिक्स्ड होता है ना कि कब स्कूल क्लोज होगा, कब बंद होगा। तो ये हमारी किस प्रकार की शिक्षा हुई, ये हमारी औपचारिक शिक्षा हुई, ठीक। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने क्या किया होगा, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा कह रहा है कक्षा में समयानुवर्ती होना, अगला कह रहा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, अगला कह रहा है एक सुवक्ता होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह छात्रों के समस्याओं का समाधान करे तथा उनकी उत्सुकता को क्या करे? शांत करे। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। पहला कह रहा है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। अगला कह रहा है उसे कक्षा में कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे। अगला कह रहा है उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक, चलिए समझते हैं। यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए ताकि वह कक्षा के कार्यों में व्यस्त रहे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करे? बाधित ना करे। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा? हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग क्या करिए? हर क्लास को अच्छे से समझते चलिए और हर एक क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझिए, मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए और हर एक क्लास को अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्लास मिस ना करिए। और आप लोग क्या करिए? वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या हो, दोस्तों की भी हेल्प हो सके। जो क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप लोग क्या करिए? टेलीग्राम से भी ऐड हो जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।